प्राचीन भारतीय इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गुप्तकालीन प्रशासन की विशेषताओं के बारे में, यानी गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था और प्रशासन का स्वरूप क्या था। विद्यार्थियों, गुप्त शासकों ने भारत में प्राचीन काल से शासन के लिए प्रचलित उपाधि राजन का त्याग कर महाराजाधिराज, राजाधिराज, परमाधिराज, राजाधिराज श्री, राजाधिराज जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करना शुरू किया। इस प्रकार की उपाधियों का प्रचलन पहले विदेशी शासकों में था और गुप्तों ने उसी परंपरा यानी प्रथा को अपनाया। इसके साथ साथ विद्यार्थियों, इन राजाओं ने अपने नामों के साथ देवीय उपाधियों यानी देवी विरुद्ध का प्रयोग भी प्रारंभ किया। प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में लिखी गई, उसमें समुद्रगुप्त को देवता कहा गया है। बाद के विवरणों में उसे धनद यानी कुबेर, वरुण, इंद्र और अंतक यानी यम आदि के बराबर कहा गया है, जिसके समान शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं है। गुप्त सम्राटों के लिए कई अभिलेखों में परम भट्टारक, परम देवता जैसी उपाधियों का प्रयोग मिलता है। गुप्त राजाओं को अति मानवीय गुणों से युक्त दिखाने का उद्देश्य संभवतः गुप्त सम्राटों के सिक्कों में इस प्रकार के लेख अंकित मिलते हैं कि पृथ्वी पर अपनी विजयों के साथ ही उन्होंने स्वर्ग का साम्राज्य भी प्राप्त कर लिया था। यानी गुप्त राजाओं का जो है उपाधियां और उनका सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित की गई थी। विशाल गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत यद्यपि उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों पर गुप्त राजाओं का सीधे तौर पर शासन स्थापित था, लेकिन अनेक अन्य क्षेत्रों में उनके शासन का स्वरूप बहुत कुछ मांडलिक यानी संघीय था, जहां उनके अधीनस्थ राजा अर्ध स्वतंत्र शासकों की तरह राज्य करते थे। ऐसे क्षेत्रों में गुप्तों का शासन प्रबंध पूरी तरह प्रभावी नहीं रहा होगा। मौर्य राजाओं की भांति गुप्त राजाओं ने भी लोक कल्याण को प्रशासन का मूल उद्देश्य माना। इस शासन प्रणाली से चीनी यात्री फाइयान बहुत प्रभावित हुआ था। प्रोफेसर राजबली पांडे के शब्दों में, मौर्यों के बाद विदेशी आक्रमणों के शांत होने पर गुप्तों ने एक निश्चित योजना के अनुसार आदर्श शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें प्रजा सुखी और समृद्ध थी। वहीं इतिहासकार विंसेंट स्मिथ भी लिखते हैं कि प्राच्य शैली के अनुसार इससे अच्छा शासन भारत पर कभी हुआ ही नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था का स्वरूप जो है काफ़ी अच्छा था और उन्होंने जो है सफलतापूर्वक अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया। अब बात करते हैं हम कि उनका प्रशासन के प्रमुख अंग क्या क्या थे, यानी प्रशासन कितने भागों में विभाजित था। तो विद्यार्थियों, प्रशासनिक व्यवस्था के जो प्रमुख अंग है उसमें केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था या सैनिक प्रशासन, राजस्व व्यवस्था और जन कल्याणकारी व्यवस्थाएं या कार्यक्रम शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे केंद्रीय प्रशासन की। तो विद्यार्थियों, राजा जो है राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था और राज्य की अंतिम सत्ता उसी के हाथ में थी। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि गुप्त राजा जो है बड़ी बड़ी राजनीतिक उपाधियां धारण करते थे, जैसे परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, पराक्रमांक, विक्रमादित्य, महेंद्रादित्य, प्रकाशादित्य, विक्रमांक आदि। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, किंतु उसके कार्यों का विवरण नहीं मिलता। दो प्रमुख मंत्रियों की जानकारी अभिलेखों से मिलती है, जिसमें सांधि विग्राहिक यानी युद्ध और संधि का मंत्री, यानी जो युद्ध के लिए कार्य करता है या संधि करता है शत्रुओं के साथ, और तथा परराष्ट्र मंत्री यानी विदेश मंत्री जो कि सांधि विग्रहिक होता था, तथा अक्षपटलाधिकृत यह मंत्री जो है राजकीय कागज पत्रों से संबंधित मंत्री होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमुख मंत्रियों का पद राजाओं के समान प्राय पैतृक होता जा रहा था। सारा केंद्रीय शासन अनेक विभागों में संगठित था। अभिलेखों से कुछ पदाधिकारियों के नाम ज्ञात होते हैं, जैसे महासेनापति, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, रणभंडारिक यानी सैनिक व्यवस्थाओं की पूर्ति करने का दायित्व इसके पास था, कुमारामात्य यानी आधुनिक आईएएस अधिकारियों के समान, दंडपाशिक यानी पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक यानी न्यायाधीश। विद्यार्थियों, ये तो केंद्रीय प्रशासन और उसमें राजा के पद और उसकी महत्व
और साथ ही उसके अधीनस्थ अधिकारियों यानी मंत्रियों की बात हमने की। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रांतीय शासन के बारे में। तो शासन को संचालित अच्छे तरीके से करने के लिए या शासन की सुविधा के लिए साम्राज्य अनेक इकाइयों में बटा हुआ था। सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी, जिसे देश या भुक्ति कहते थे। सौराष्ट्र, अवंती यानी पश्चिमी मालवा, एरन यानी पूर्वी मालवा, तीरभुक्ति यानी उत्तरी बिहार, पुंड्रवर्धन यानी उत्तरी बंगाल आदि गुप्त साम्राज्य के मुख्य प्रांत थे। प्रांतीय शासक को जो है भौगिक, भोगपति, गोप्ता, उपरिक महाराज या राजस्थानीय कहा जाता था। प्रांत से छोटी इकाई जो है विद्यार्थियों, उसे प्रदेश कहा जाता था, जो संभवतः आजकल के संभाग यानी डिवीजन के समान था। इससे छोटी इकाई को विषय कहा जाता था, जिसका मुखिया विषयपति होता था, और ये विषय जो है जिले के समान था। और शासन की जो सबसे छोटी इकाई है वो ग्राम यानी गांव थी। अब बात करेंगे हम स्थानीय शासन की। तो स्थानीय शासन में दो इकाइयां आएंगी, नगर और गांव। तो नगर प्रशासन के संबंध में दामोदरपुर यानी बंगाल ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि विषयपति यानी जिलाधीश की सहायता के लिए विषय यानी जिला की राजधानी में अर्थात नगर में एक परिषद होती थी, और ये आधुनिक नगर परिषद या नगर पालिका की भांति होती थी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सदस्य थे। नगर श्रेष्ठीन यानी श्रेणियों का प्रमुख, सार्थवाहा यानी मुख्य में व्यापारी, प्रथम कुलिक यानी कारीगरों के प्रधान, प्रथम कायस्थ यानी जिले का लेखा जोखा रखने वाला मुख्य लेखक, और पुस्तपालन यानी भूमि के मूल्य का निर्धारण करने वाला। इस परिषद के कार्यों का विस्तृत विवरण नहीं मिलता, लेकिन भूमि का क्रय विक्रय आदि इसी के माध्यम से होता था। अब बात करेंगे ग्राम की। तो गांव का प्रबंध करने के लिए एक सभा या समिति होती थी, जिसका प्रमुख ग्रामिक महतर अथवा भोजक कहलाता था। ग्राम एक स्वशासित स्वायत्त इकाई की तरह से थे, जहां सभी प्रमुख निर्णयों में ग्रामवासियों एवं ग्राम सभा की भागीदारी होती थी। विद्यार्थियों, इसके बाद हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। तो राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। राजा के न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था, और राजा का जो न्यायालय है वो अंतिम पायदान का न्यायालय था। सभा, धर्मस्थान अथवा धर्माधिकरण इसको कहा जाता था। कात्यायन ने इस न्यायालय के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, जिसमें वे कहते हैं कि राजा को विद्वान ब्राह्मणों, मुख्य नागरिकों और राजतंत्र के ज्ञाता मंत्रियों की मदद से मुकदमों का निर्णय करना चाहिए। गुप्त काल में लिखी गई नारद स्मृति में 4 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख आता है। पहला है कुल, श्रेणी, गण और राजकीय न्यायालय। प्रथम 3 प्रकार के न्यायालय जनता के और चौथा सरकारी था। निचले स्तर के जो न्यायालयों की अपील ऊपर के न्यायालयों में संभव थी। न्याय विभाग के प्रमुख अधिकारी को विनय स्थिति स्थापक कहा गया है। फाइयान के विवरण से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में न्याय व्यवस्था बहुत उदार थी और अपराध कम होते थे। अपराध के अनुसार कम या अधिक अर्थदंड दिया जाता था। प्राण दंड और शारीरिक दंड प्राय नहीं दिए जाते थे। तो विद्यार्थियों, न्याय व्यवस्था के बाद हम बात करते हैं सैनिक प्रशासन की। तो गुप्त सम्राटों के पास विशाल, शक्तिशाली और सुसंगठित सेना थी, जिसने गुप्त सम्राटों के दिग्विजय के सपने को चरितार्थ किया था। गुप्तकालीन अभिलेखों में गुप्तों की चतुरंगिनी सेना यानी अश्व सेना, पैदल सेना, हस्ती सेना और रथ सेना, और इसके अलावा अस्त्र शस्त्रागार, दुर्ग और स्कंदावार का उल्लेख मिलता है। सेना विभाग का मुख्य अधिकारी सांधि विग्रहिक था, जिसको संधि और युद्ध यानी विग्रह करने का अधिकार था। उसके अधीन महासेनापति अथवा महादंड नायक, जिसको जो कि प्रमुख सेनापति होता था, रण भांडागारिक यानी सैनिक सामानों का अधिकारी, बलाधिकृत यानी सैनिकों की नियुक्ति करने वाला अधिकारी, भटाशपति यानी पैदल सेना और घुड़सवारों का अध्यक्ष आदि अधिकारी होते थे। सेना का कार्यालय बलाधिकरण कहलाता था। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्व व्यवस्था की। विद्यार्थियों, गुप्त राज्यों की आय का जो मुख्य स्रोत है वह भूमिकर था, जिसे भाग, भोग या उद्रेक कहते थे। यह उपज का 1/6 भाग होता था। अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास के द्वारा रचित ग्रंथ है, उसमें राजा को षष्ठांश व्रती यानी जिसकी आजीविका छठा अंश है कहा गया है।
भूमि का नियमित माप होता था, भूमि नियमित रूप से नापी जाती थी और भू क्षेत्रों की सीमा, स्वामी आदि का विवरण रखा जाता था। उपजाऊपन के आधार पर भूमि के कई प्रकार थे, जैसे नाल यानी खेतियर भूमि, खिल यानी पड़ती भूमि जिसको पड़त रखा गया है, वस्तु यानी बस्ती, अप्रहत यानी बिना जोती हुई, अप्रदा जिससे सरकार को कोई आय नहीं होती थी। भोग, भाग या उद्रेक के अलावा एक दूसरा कर जो है ऊपरी कर था, जो राजा के व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामान के रूप में इसको लिया जाता था। इसके अलावा उस समय के समृद्ध व्यापार से राज्य को आयात निर्यात कर तथा चुंगी के रूप में भी काफ़ी आय प्राप्त होती है। और इसके अलावा राज्य के आय के अन्य स्रोत भी थे, जिसमें सिंचाई कर, अर्थदंड यानी जो जुर्माना लगाया जाता है अपराध करने पर, सामंती राजाओं से कर, उपहार आदि होते थे। यहाँ ये द्रष्टव्य है कि व्यापार वाणिज्य से होने वाली आय पहले की अपेक्षा इस युग में घट गई थी। इसका मुख्य कारण रोम के साथ होने वाला व्यापार का तीसरी शताब्दी में काफ़ी हद तक घट जाना था, जो बाद में रोमन साम्राज्य पर होने वाले हुण आक्रमण के कारण समाप्त हो गया। विद्यार्थियों, इसके बाद हम बात करते हैं जन कल्याणकारी कार्य जो कि गुप्त राजाओं के द्वारा किए गए। तो गुप्त शासक आदर्श शासक थे और लोक कल्याण करना उनका मुख्य उद्देश्य था। विदेशी यात्री जो कि चीन का रहने वाला था, फाइयान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, वह लिखता है कि सारे उत्तर भारत में स्थान स्थान पर औषधालय और चिकित्सालय बने हुए थे, जहां रोगियों की मुफ्त चिकित्सा होती थी और औषध पथ्य आदि बिना मूल्य के मिलते थे। धर्मशालाएं और पाठशालाएं बनी हुई थी और सार्वजनिक दान की व्यवस्था थी। गुप्त राजाओं ने देश में आवागमन की सुविधा के लिए सड़कें बनवाई तथा कृषकों के लिए सिंचाई का पर्याप्त प्रबंध किया। स्कंदगुप्त के राज्यकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया गया। तो विद्यार्थियों, गुप्तकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं और उनकी शासन प्रणाली के रूप में हमने जाना, और अगर आपको कोई सुझाव है तो सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।